आप समूह का अर्थव्यवस्था और आजीविका अध्याय है 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम देख रहे हैं। इसमें स्वागत है। अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का नाम है, स्क्रीनशॉट से क्लियर है। तो हम लोग अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं, बिना समय बर्बाद किए अपने उद्देश्य पे आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों का बताएं। यहाँ पर हम लाइन नहीं लिखे हैं, तुम लोग जरूर लिखना। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है? 2 कारण है, कारण 1 और कारण 2। पहला कारण पढ़ते हैं। मशीनों और नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलो समझते हैं। फैक्ट्री प्रणाली में क्या होता है? मशीन होता है। तो जब मशीनों का आविष्कार होगा और नए नए यंत्रों का आविष्कार होगा तो किसका विकास होगा? फैक्ट्री का विकास होगा। फैक्ट्री में मशीन का आविष्कार हो रहा है तो मशीन फैक्ट्री का विकास होगा। अब सवाल है, फैक्ट्री में काम कौन करता है? तो फैक्ट्री में काम करता है मजदूर। अब रोबोट काम करने लगा है। आने वाला समय मानव जाति के लिए, खास करके आम जनता के लिए काफी कठिन होने वाला है। अब फैक्ट्री में काम करता है ह्यूमनॉइड रोबोट। कंप्यूटर पे भी मेरी कई प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो है, मैं कंप्यूटर पे भी कुछ वीडियो तुम लोग को बताऊंगा, तो मैं उसमें उन सभी चीज़ों की चर्चा करूंगा। तो अभी यहीं पे रहने देते हैं। तो फैक्ट्री में काम कौन करता है? मजदूर। तो जब मजदूर को कम पैसा मिलेगा, यानी उसका जो श्रम है वो क्या हो गया? सस्ता हो जाएगा। तो उत्पादन की लागत क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो जब उत्पादन की लागत घटेगी तो सामान होगा सस्ता, तो सभी लोग फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, सभी लोग फैक्ट्री लगाना चाहेंगे। तो क्लियर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? चलो देखते हैं। औद्योगिकरण के प्रभाव से ब्रिटिश सहयोग से भारत में उद्योगों में पूंजी लगाने वाले व्यापारी पूंजीपति बन गए। देखो क्या हुआ, ब्रिटिश आए तो भारत में भी उद्योग लगाया गया। तो वो क्यों उद्योग लगाया गया? तो जब औद्योगिकरण हुआ तो उसका प्रभाव हुआ। ब्रिटिश सरकार का शासन था तो ब्रिटिश से सहयोग अति आवश्यक था। तो भारत में उद्योग में पूंजी लगाया गया। तो जो व्यापारी पूंजी लगाए ना, वो पूंजीपति बन गए, व्यापारी से ज्यादा वो अमीर हो गए। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? समाज में एक वर्ग विभाजन हो गया। अभी जो हमारा समाज जाति में बटा हुआ था वो अब वर्ग में बट गया, और उसी समय बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गया? देखो, वर्ग विभाजन और जाति विभाजन एक बार हम थोड़ा समझा देते हैं। जाति विभाजन सबको पता है। वर्ग विभाजन क्या हुआ? वर्ग विभाजन हुआ अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। इसमें सभी जाति के लोग अमीर हो सकते हैं और सभी जाति के लोग गरीब हो सकते हैं। अब जैसे समझो, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना खाना खाने के लिए, बहुत बार सुना होगा तुम, धोती पहन के आया, उसको उसमें एंट्री नहीं मिला। तो ये एक प्रकार का क्लास हो गया, क्लास का विभाजन हो गया। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? अभी की अगर मुख्य उद्योग की बात की जाए तो सब जगह एआई आ गया। उस समय कपड़ा में ज्यादातर हुआ, तो देखो क्या सब था, सूत काटने का काम। कपड़ा में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो हुई कपड़ा बनाने वाले क्षेत्रों में ही हुई। सूती वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग में हुआ, क्योंकि फैक्ट्री को बनाने के लिए लोहे के बड़े बड़े यंत्र चाहिए थी, तो लोह उद्योग में हुआ, ऊन उत्पादन आदि में हुआ। निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो देखो समझते हैं। मशीन का आविष्कार हुआ, तो मशीन का आविष्कार से क्या होगा? उद्योग में मशीन लगता है तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जैसे इसका आविष्कार हुआ, इसका आरंभ हो गया। तो जब कोई नए चीज का आगमन होता है तो पुरानी चीजों का पतन होता है। तो पुराना जो पारंपरिक कुटीर उद्योग था वो समाप्त हो गया, एक आया तो दूसरा गया। ठीक है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे एक नाम बोला का निरुद्योगीकरण हो गया है। देखो, उद्योग में निगेटिव शब्द है निरु,
यानी उद्योग नहीं हो रहा है। उद्योग नहीं हो रहा तो किसका उद्योग नहीं हुआ? भारतीयों का जो पारंपरिक कुटीर उद्योग था ये समाप्त हो गया, क्योंकि इससे भारत के परंपरागत उद्योग को भारी क्षति हुई। क्लियर हो गया? 5वां नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? चलो समझते हैं। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। कब ये नियुक्ति हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। तो कोई भी जो आयोग होगा उसकी अगर नियुक्ति हो रही है तो उसका कोई उद्देश्य होगा। तो इस आयोग की उद्देश्य था, देखो नाम से ही क्लियर है, औद्योगिक आयोग, यानी इसका जो काम होगा वो भारतीय उद्योग के संबंध में होगा। यानी कि जो भारतीय उद्योग है और जो भारतीय व्यापार होगा, तो ऐसे क्षेत्रों का पहचान कीजिए जहां उद्योग को स्थापित किया जा सके। अब सवाल है, इसकी आयोग की स्थापना किसने की थी? सरकार ने। तो सहायता कौन देगा? सरकार देगा। यानी उद्योग की जो स्थापना होगी वो कैसे होगी? सरकारी सहायता के माध्यम से होगी। क्लियर हो गया? ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हमने देख लिया है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। उद्योग में होता है उत्पादन, तो इसमें भी क्या हो रहा है? उत्पादन। तो सवाल है कि ये उत्पादन कैसे हो रहा है? तो ये उत्पादन हो रहा है मशीनों द्वारा। और जब मशीन कोई काम करेगी तो वो होगा बड़े पैमाने पर, क्योंकि मशीन बिजली से चलती है। जितनी देर बिजली रहेगी उतनी देर मशीन रहेगी। और जब मशीन चलेगी तो उसमें उत्पादन की गति तीव्र होगी, क्योंकि मानव को अगर कोई काम करने के लिए दिया गया है तो मानव के पास ब्रेन भी है। हो सकता है काम करने के दौरान वो कुछ सोचने लगा, तो उस दौरान उसकी काम की क्षमता कम हो गई। लेकिन मशीन तो सोच नहीं सकती है, तो उसकी गति तीव्र रहेगी। उसे जो काम दिया जाएगा वो करता रहेगा। और जब सामान बन करके आएगा तो उसको बेचना भी है, उसको बेचना भी है। तो इसके लिए चाहिए एक बड़ा बाजार, क्योंकि सामान ज्यादा हो गया है। तो हम इस प्रकार क्या देखते हैं, कोई भी देश जिसका आधुनिकीकरण हो उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? देखो, उद्योग में है मजदूर, मजदूर करेगा काम, यानी जीविका को चलाना है, तो वो किस तरह से हो रहा है प्रभावित? चलो देखते हैं। देखो, जब औद्योगिकरण हुआ तो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। एक चीज का आगमन हुआ, दूसरा चीज का पतन हुआ। तो पतन क्या हुआ था? गृह उद्योग। पतन क्या हुआ था? गृह उद्योग। तो जब गृह उद्योग का पतन हो गया तो मजदूर को कारखाना में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो पहले अपने घर में काम करता था और वो कारखाना बंद हो गया। काम तो करना होगा क्योंकि खाना चाहिए, तो उसको जाना पड़ेगा कारखाना। जब वो कारखाना जाएगा तो अपना घर तो है नहीं, दूसरे के घर में जब वो काम करेगा तो उसके शर्तों पे काम करना पड़ेगा। तो शर्त क्या था? वेतन भी कम और काम के घंटे भी ज्यादा। कितना? 24 घंटा में 16 से 18 घंटा। और सबसे ज्यादा जब भी कोई अन्याय होता है तो उसका शिकार कौन होता है? महिलाएं और बच्चे। अब सवाल है, किसी को ये शर्त पसंद नहीं आया, कम वेतन और 16 से 18 घंटे, तो क्या वो अपने पुराने उद्योग की ओर लौट सकता था? नहीं लौट सकता था, क्योंकि उसका पुराना उद्योग समाप्त हो चुका था। तो मजदूरों को लगने लगा कि ये जो कारखाना है ना, ये वो उसका शत्रु है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? ये जो सलम पद्धति है इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो चलो देखते हैं। जब उद्योग हुआ ना तो शहरों का विकास हुआ, तो मजदूर जो है अपना गांव छोड़ करके शहर की ओर गए।
तो जब मजदूर शहर की ओर गए तो वहां पे उनको अत्यंत छोटा और असुविधाजनक घर में रहना पड़ा। अपना घर छोड़ करके वो दूसरे के घर गए थे, तो जगह भी छोटा था और वहां सुविधा भी नहीं थी। तो ये जो जगह थे जहाँ घर बहुत छोटा था और मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति का चीज नहीं था, तो इन स्थानों को ही एक अलग नाम दिया गया जिसको कहा गया स्लम, जिसको कहा गया स्लम। पूंजीपतियों द्वारा शोषण से त्रस्त होकर जब पूंजीपतियों ने इनका किया शोषण तो ये लोग परेशान हो गए। जब ये लोग परेशान हुए तो इनको लगा एक एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, इसके लिए चाहिए संगठन, इसके लिए चाहिए संगठन। तो मजदूरों ने बनाया अपना एक संगठन, मजदूरों ने बनाया अपना एक संगठन। और जब संगठन हुआ तो उन्होंने किया आंदोलन, उन्होंने किया आंदोलन। अब जो आंदोलन था वो अमीर और गरीब के बीच हो गया, अमीर और गरीब के बीच हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं एक वर्ग संघर्ष बना, एक तरफ अमीर वर्ग था, दूसरी तरफ गरीब वर्ग था। तो एक वर्ग संघर्ष की क्या हुआ, शुरुआत हुआ। क्लियर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे? चलो पढ़ते हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून 1945 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 ईस्वी में। नाम से ही क्लियर है, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी न्यूनतम यानी इससे कम मजदूरी हमें नहीं देनी है। तो कहां पर? उद्योग में। कुछ उद्योग में जो है मजदूरी की दर को तय कर दिया गया, इससे कम मजदूरी नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, जब ऐसा तय हुआ तो मजदूरों को जो अपने आजीविका था, जीने के लिए जो चीजें जुड़ी थी वो लोग ठीक प्रकार से चलाने लगे और अपनी कुशलता बनाए रख सकें। देखो, न्यूनतम मजदूरी से सबसे पहला फायदा क्या हुआ, मिनिमम तय हुआ तो मजदूर अपना जीवन जी सकता था। अब जब मिनिमम मिलने लगेगा तो मजदूर छोड़ के, एक कारखाना को छोड़ के दूसरी जगह भागेगा भी नहीं। उसको लगेगा ठीक है यहाँ पे हमें अच्छी तनख्वाह मिल रही है, हमें यही काम करना है। जब वह एक जगह काम करता रहेगा तो वो हो जाएगा कुशल। श्रम विभाजन जो हिंदी का प्रथम चैप्टर है उसमें मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। और बाद में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना मिली उसमें भी इसको महत्व दिया गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? देखो समझते हैं। भारत में कोयला उद्योग की शुरुआत 1814 ईस्वी में हुई। कहां पे हुई? रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में हुआ, यहां हुआ। पता चल गया कोयला यहाँ है। अब बिजली बनाने के लिए दूसरा जगह उद्योग लगा हुआ है तो कोयला वहां पहुंचाना है, उसके लिए चाहिए रेल, उसके लिए चाहिए रेल। तो रेल का भी विकास हुआ। और जब रेल का विकास हुआ तो अब जहां जहां रेल है वहां वहां लोग कोयला मंगाने लगे, तो कोयला की मांग क्या हुआ? बढ़ गया। जब किसी चीज की मांग बढ़ेगी तो उसके उत्पादन में तेजी आएगी, लोग उसका उत्पादन ज्यादा करने लगेंगे। ठीक है। 1907 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जमशेदजी टाटा। एक व्यक्ति कौन थे? जमशेदजी टाटा। उन्होंने साक्ची जो कि बिहार में था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। अब ये जो कंपनी थी ये लौह उद्योग से संबंधित थी, तो लौह उद्योग में भी एक तरह से क्रांति आ गई। टाटा जो नमक से लेकर के सॉफ्टवेयर तक बनाता है, तो लौह उद्योग को बल मिला और स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में तीव्र गति हुई। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय को देख लिए, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे हैं। अब हम लोग क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न पे हैं। सॉरी, अति लघु उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय भी हो गया, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। चलो देखते हैं। बहुत अच्छा लाइन है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अभी जो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम तुम लोग को डिजिटल माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यह मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ और YouTube के माध्यम से या किसी और माध्यम से आप कहीं इस वीडियो को कहीं और देख रहे हैं। ये आवश्यकता कब पड़ी? हमें अच्छे टीचर से पढ़ना है, हमारे गांव में टीचर अवेलेबल है, और जब कोरोना आया लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो वहां डिजिटल माध्यम से जुड़ना ही एकमात्र रास्ता था।
तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। समझ गए? ब्रिटेन एक देश था, वहां पे सरकार ने क्या किया ना, स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई। यानी कोई भी व्यापार कर सकता था, लोगों को व्यापार करने की आजादी थी, और सरकार की वो हस्तक्षेप नीति ने, और सरकार उस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो जब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, गलत हस्तक्षेप नहीं होगा, तो लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो व्यापार को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। अब क्या हुआ, लोग सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके सामान अच्छे थे तो उसकी वस्तुओं की मांग बढ़ गई। जब वस्तुओं की मांग बढ़ी तो वस्तु जो बनाता था उसको क्या लगा ना कि इसका उत्पादन ज्यादा मात्रा में करना होगा, तो उत्पादन की अधिक आवश्यकता महसूस की गई। अब क्या हुआ, ऑर्डर पे ऑर्डर मिला, तो जो बुनकर धागा बनाता था उसको धागा का जिम्मेदारी दिया गया, कपड़ा उद्योग के लिए हमें ज्यादा कपड़ा बनाना है, आप ज्यादा से ज्यादा हमको धागा दीजिए। लेकिन धागा की कमी के कारण काम नहीं मिल रहा था, जबकि सूत काटने वाले अत्यधिक व्यस्त रहते थे। एक बुनकर जो था वो 6 सूत काटने वाले के धागे का उपयोग कर सकता था। ऐसे में अब मशीनों की आवश्यकता महसूस हुई। देखो हम फिर से समझाते हैं। धागा ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। एक व्यापारी है, उसको चाहिए धागा, और वो धागा के लिए पैसा भी खर्चा करने के लिए तैयार है। वो जाता है बुनकर के पास, हमको जल्दी से धागा दो। लेकिन बुनकर पूरा परिवार मिल करके भी ज्यादा जितना इसको जरूरत था वो नहीं दे सकता था। तो इस व्यापारी को क्या लगा ना, अगर व्यक्ति की जगह मशीन होता तो ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता। तो ऐसे में क्या हुआ, मशीनों की आवश्यकता महसूस हुई। इसको लगा अगर सूत काटने वाला भी मशीन हो जाए और वस्त्र बनाने वाला भी मशीन हो जाए तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आविष्कार ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्या हुआ, औद्योगिकरण की शुरुआत कपड़ा उद्योग से हुई। शुरुआत तो होना ही था, तो कोयला और लोहा कहाँ से पीछे रहता। तो कोयला और लोहा क्या था, आसानी से सभी जगह उपलब्ध थे। इससे फैक्ट्री प्रणाली का विकास हो गया। फैक्ट्री प्रणाली का क्या हुआ, विकास हुआ। जब विकास हुआ तो सामान को बेचना था, उसके लिए यातायात की सुविधाएं भी विकसित की गई। जब ये सारा चीज हो रहा था तो गांव के लोगों को लगा जिसको रोजगार नहीं था शहर में रोजगार है, तो वो क्या किया, शहर की ओर आने लगे। मशीन भी आ रहा है, व्यक्ति भी शहर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, सब कुछ शहर में हो रहा है, तो गांव में जो कुटीर उद्योग था वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जब कोई चीज बंद होगा तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। चलते हैं दूसरा नंबर में, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। देखो 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच, 1850 से 1950 ईस्वी के बीच जो उद्योग हुआ, जिसका विकास हुआ, वो था वस्त्र, लौह, कोयला और सीमेंट। इन सभी चीजों का क्या हुआ, विकास हुआ। तो इन सभी चीजों का जो विकास हुआ होगा, जहां ये उपलब्ध होगा वहां वहां हुआ होगा। तो वो जगह था जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद। तो क्या हुआ, ये सब औद्योगिक नगर बने। ध्यान रहो, ध्यान रखो। पहले जो नगर होता था वो नदी किनारे होता था, क्योंकि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी किनारे हुआ है। लेकिन अब जो नगर बन रहा है वो औद्योगिक नगर बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोयला, लौह, सीमेंट है। जो अब सिंदरी में सीमेंट का कारखाना है, तो यहाँ सीमेंट के लिए औद्योगिक नगर बना। बड़े कारखानों की स्थापना हुआ। जब बड़े कारखाने हुए तो जितना भी छोटा मोटा पुराना चीज था उसका क्या हो गया, पतन हो गया, क्योंकि हाथ से बनी वस्तुएं महंगी थी। अब चलो समझते हैं हाथ से बनी वस्तुएं कैसे महंगी होती है। अभी अगर टाइप करो, कंप्यूटर पे टाइप करना है एक पेज का, किसी व्यक्ति से हम टाइप करवाएंगे तो 10 रुपया देंगे, वो एक पेज हमको टाइप करके दे देगा। और हम टाइप करवाएंगे तो जो टाइप किया हुआ पेज आएगा वो भी वैसा ही दिखेगा, तुम भी टाइप करवाओगे तो वैसा ही दिखेगा, तीसरा व्यक्ति भी टाइप करवाएगा तो वैसा ही दिखेगा।
सिर्फ टाइप करने वाले की स्पीड में अंतर हो सकता है। लेकिन सपोज करो हाथ से लिखना हो, तो हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी ना जिसका हैंडराइटिंग सुंदर होता है। ऐसा बहुत कम व्यक्ति है जिसका हैंडराइटिंग सुंदर होता है। उससे अगर लिखवाएंगे तो हो सकता है उसका चार्ज ज्यादा हो। तो मशीन से बना हुआ चीज इसलिए सस्ता होता है और हाथ से बनी वस्तुएं इसलिए महंगी होती है। तो जब कोई वस्तु महंगी होगी तो उसका बिकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्या हुआ, इंग्लैंड में ये सब काम खाता है। इंग्लैंड के साथ साथ क्या हुआ ना, भारत के दामों, मुर्शिदाबाद, सूरत जैसे शहरों के उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा। बड़े पैमाने पर जब उत्पादन हुआ तो उपनिवेशवाद को क्या मिला, बढ़ावा मिला। देखो उद्योग कहाँ है, विदेशियों के पास, यूरोपियों के पास। मान लो उद्योग कहाँ है, सबसे ज्यादा उद्योग का कंट्रोल है ब्रिटेन के पास। जब वहां ज्यादा उत्पादन होगा तो उनको चाहिए बाजार। तो उन्होंने कहा पहले कब्जा कर लो, उपनिवेश बना लो, अपना गुलाम बना लो, तब हम जो मन होगा वो करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उपनिवेशवाद को क्या मिला, बढ़ावा मिला। और यही उपनिवेशवाद बाद में क्या बन गया, साम्राज्यवाद। तो भारत में आया ब्रिटिश पूंजी। भारत में क्या आया, ब्रिटिश पूंजी। ब्रिटिश पूंजी से क्या हुआ, ये जो भारतीय उद्योगपति थे इन्होंने पूंजीपति वर्ग का निर्माण किया। अब क्या होता है ना, किसी भी चीज का एक ही पहलू नहीं होता है। ये जो हमारे मजदूर वर्ग थे ये भी विकसित हुए। जब ये विकसित हुए तो इनको शोषण का भी सामना करना पड़ा, स्लम में जा करके रहने लगे। मजदूरों की स्थिति क्या हुई, खराब हुई। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि औद्योगिकरण ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों की नींव रखी। क्लियर हो गया। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। चलो सबसे पहले उपनिवेशवाद है क्या यह समझेंगे, फिर उद्योग से इसको कैसे फायदा मिला ये देखते हैं। कहता है एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, एक शक्तिशाली देश होता है। जैसे ही शब्द जुड़ गया शक्तिशाली तो इसका मतलब है कोई दूसरा कमजोर भी होगा, कोई दूसरा कमजोर भी होगा। तो यह जो शक्तिशाली देश है, जो अन्य देश हैं उस पर ये एक नियंत्रण स्थापित करता है। शक्तिशाली देश है तो वो राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करेगा। अब सवाल है कि राजनीतिक के बाद वो आर्थिक क्यों करना चाहता है। पूरे जीवन का हर व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो समाज हो। तो उसका नियंत्रण है आर्थिक, लेकिन आर्थिक नियंत्रण करने के लिए उसको चाहिए पहले राजनीतिक नियंत्रण। तो वो एक साथ दोनों राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है। समझ गया उपनिवेशवाद क्या है। औद्योगिकरण जब हुआ ना तो उसके कारण उत्पादन का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। जब उत्पादन हो गया, सामान बन गया, तो सामान को बेचना था, उत्पाद का क्या करना था, खपत करना था। यूरोपीय देश जिसकी जनसंख्या कम थी उसको चाहिए एक नया बाजार जहां जनसंख्या हो ताकि वो लोगों सामान को खरीद सकें। और इस क्रम में देखिए तो अपना जो देश उस समय भारत था, उस समय ये संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, तो इनको उपनिवेश बनाया गया। ये सभी क्या हो गए, उपनिवेश बन गए। यहाँ कच्चा माल देने वाला देश नहीं था, यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे। ऐसे ही समझो, किसान से गेहूं खरीदा, फिर उसको आटा बनाया गया और फिर उसी किसान को आटा बेच दिया गया। ये कहानी है। ये किसान जो गेहूं उपजाता है वो अपने से आटा नहीं बनाया पिसवा करके। एक व्यापारी आया जो किसान से गेहूं खरीदा, वो आटा इसको 10 रुपया में खरीदा, फिर आटा बनाया और इसी को 50 रुपया में बेच करके 40 रुपया का मुनाफा कमा रहा है। ऐसी ही लगभग कहानी थी। तो यहाँ केवल कच्चा माल नहीं था बल्कि एक बड़ा बाजार भी था जहां ब्रिटिश माल आसानी से बिकता था। 18वीं शताब्दी तक देखा गया ऐसा, जो इतिहास की जो चीजें हैं उसमें ऐसा देखा गया कि भारत के जो उद्योग थे वो विश्व में अग्रणी थे। हमारे देश में जो चीजें बनती थी वो पूरे विश्व में सबसे अलग था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। इसके तहत उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त होने से स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा मिला। पहले जो भारत में जो व्यापार करने का अधिकार था ना वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था, इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। तो जब समाप्त कर दिया तो हर व्यक्ति अब व्यापार कर सकता था, तो स्वतंत्र व्यापार को क्या मिला, बढ़ावा मिला। तो कंपनी के अलावा ब्रिटिश पूंजी पूरी तरह से भारत में आने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद की
नींव रखी। क्लियर हो गया 3 नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। कुटीर उद्योग जो छोटा है, कहता है उसका महत्व क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। चलो देखते हैं। ये जो हमारा कुटीर उद्योग है, अभी भी जो सरकार जो रोजगार को बढ़ाना चाहती है ना, तो वो कुटीर उद्योग को ही बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कुटीर उद्योग जो है घर में होता है। तो सरकार का मानना है कि ये भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रहा है, सदियों से रहा है। जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, जिस समय हम अंग्रेज से स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहे थे, उस समय भी स्वदेशी आंदोलन में इनका महत्व और भी बढ़ गया था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा ये जो कुटीर उद्योग है ये ग्रामीण समाज के लिए उपयुक्त बताया। देखो, भारत की जो जनता है वो ग्रामीण गांव में निवास करती थी, तो ये ग्रामीण लोग को रोजगार चाहिए। ये शहर में जाके स्लम में नहीं रहिए, तो उसके लिए चाहिए गांव में फैक्ट्री। तो गांव में फैक्ट्री लगाना मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने कहा छोटा उद्योग लगाओ, कुटीर उद्योग लगाओ, जो तुम्हारे घर में ही हो सकता है। और जब तुम घर में ही उद्योग लगाओगे तो तुम्हें दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, तुम रहोगे आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर रहोगे। दूसरा चीज, ये उद्योग लगाना आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि ये कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार देता था। दूसरा चीज क्या हुआ, जब सभी लोग कुटीर उद्योग लगाएंगे तो इससे जो होगा ना, राष्ट्रीय आय के समान वितरण, सामाजिक संतुलन और प्रवास रोकने में सहायक होते थे। देखो अब क्या हुआ, सब लोग घर में कुटीर उद्योग लगा लिया तो समान वितरण हो गया, सबके यहाँ है तो वितरण समान हो गया। इससे सामाजिक संतुलन बना रहा, कोई ज्यादा ना अमीर हुआ ना गरीब रहा, सब संतुलन में है। और प्रवास रोकने में, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, इस चीज में ये क्या हो गया, सहायक हो गया। कुटीर उद्योगों से उपभोक्ता वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होती थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या था, सशक्त होता था, क्योंकि ये सारा उद्योग कहाँ था, गांव में था। और जब गांव में ये उद्योग लगाया गया तो तकनीकी कौशल भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। आज का जो आधुनिक समय है, इसमें भी इस उद्योग की भूमिका जो है क्या है, काफी महत्वपूर्ण बनी हुई है। क्यों महत्वपूर्ण बनी हुई है? क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का स्थानीय समाधान प्रस्तुत करती है। ध्यान दो, स्थानीय समाधान। अगर समाधान हमें घर पर ही मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। और समाधान भी क्या दे रहा है, आर्थिक, कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो सामाजिक रूप से ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। रोजगार का क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है। घर में ही उद्योग है तो लोगों का कौशल भी हो रहा है, लोग एक नया तकनीक भी सीख रहे हैं और लोग क्या है, आत्मनिर्भर है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है, अत्यधिक है। क्लियर हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचों को ही प्रभावित नहीं बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया है। तुम ध्यान दोगे तो हम यह कह रहा है कि सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया है बल्कि राजनीतिक परिवर्तन भी किया है। आज पिछले का जब कुछ अभी पहले ही मैंने तुमको बताया है, आर्थिक नियंत्रण के लिए चाहिए राजनीतिक नियंत्रण, यानी आर्थिक ढांचा और राजनीतिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। चलो, आर्थिक ही नहीं राजनीतिक परिवर्तन को भी प्रभावित किए हैं। शताब्दी है 19वीं, शताब्दी है 19वीं। तो जब ब्रिटिश औद्योगिकरण हुआ तो क्या हुआ, भारत में उपनिवेशी शोषण को बढ़ावा मिला। इससे भारतीय समाज में जब किसी चीज का शोषण होगा तो क्या होगा, जिस समाज का शोषण होगा उसमें बैठेगा असंतोष, उसमें फैलेगा असंतोष। जब असंतोष फैलेगा तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। तो हर चीज को चाहिए नेतृत्व, तो यहीं पे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के माध्यम से स्वदेशी वस्त्रों एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो जब राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई तो महात्मा गांधी ने कहा, और कहा ही नहीं करके दिखाया। उन्होंने कहा पहले तो जो शासक है उसको सहयोग मत कीजिए, जितना भी विदेशी वस्तु है, जो वस्त्र हैं जो वो हमें बेचने के लिए इंग्लैंड से लाए हैं, उसका बहिष्कार कर दीजिए। लेकिन जब बहिष्कार कर दीजिएगा तो फिर पहनिएगा क्या, खाइएगा क्या?
तो उसके लिए पहनने के लिए अपना ही देश का बना हुआ वस्त्र इस्तेमाल कीजिए। वस्त्र आएगा कहां से? तो उसके लिए लगाइए उद्योग, उसके लिए लगाइए उद्योग। तो जब ये सब प्रपोजल दिए तो कुछ लोग उनकी बातों से सहमत हुए। तो अहमदाबाद और खेड़ा का जो मिल मजदूर है उन्होंने उनका दिया साथ। इसी दौरान क्या हुआ कि भारत में भी उद्योग लगा, तो यहां पर एक नया वर्ग मजदूर बना जो शोषण के विरुद्ध संगठित होने लगा। इन मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया? भाग लिया। इनको शोषण से चाहिए मुक्ति, मुक्ति के लिए इनको करना पड़ता आंदोलन। गांधी जी ने किया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इन्होंने साथ दिया। इस प्रकार हम देखते हैं औद्योगिकरण से जो उत्पन्न असमानता है, शोषण और बेरोजगारी है, इसने राजनीतिक जागरूकता को जन्म दिया और स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। जब लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे तो वो स्वतंत्रता की मांग करेंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण ने भारत को केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक परिवर्तन की भी नींव रखी। तो क्लियर हो गया 5 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। अब समाप्त हो गया है इस वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।